अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छी उपज हेतु गोभी वर्गीय फसलों में समेकित कीट प्रबंधन। जरबेरा फूल के अच्छे उत्पादन हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, तो इन फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ समसामयिक प्रबंधों को करना जरूरी होता है। हमारे बीच पिठोरिया जिला रांची के कृषक भाई राजेश मुंडा मौजूद हैं, तो आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। ये मेरा पत्ता गोभी है, वो KK 689 है, जो कि बहुत समय से भी इसको लगा भी रहे और अभी तक वैसा शिकायत भी नहीं आया है। ये हाइब्रिड वैरायटी का पत्ता गोभी है। जो हम बंधा गोभी लगाए हैं, जिसका बीच दूरी है, लाइनिंग का भी दूरी और पौधा का भी दूरी लगभग दोनों 1-1 फीट का है। इसको हम 15 से 20 दिन में हमेशा खरपतवार निकालते रहते हैं और 20 से 25 दिन में लगभग यूरिया खाद भी डालते रहते हैं। यूरिया इसमें डालते हैं लगभग 50 डिसमिल में 30 केजी से 25 केजी के बीच में डालते हैं। और इसको साथ ही साथ इसमें पटवन भी जरूरी है, क्योंकि बरसात में पानी नहीं हुआ तो इसको 6 से 7 दिन में पटवन जरूरी हो। तो इस पर निर्भर करता है कि धूप कैसा करता है। अगर सूखता जल्दी खेत तो जल्दी पटाना पड़ता है। इसमें नमी रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नमी नहीं हुआ तो फिर जो हम खाद डाले, दवाई डाले, वो कुछ भी काम नहीं करता है। और इसमें दवाई जो छिड़काव करते हैं 8 से 10 दिन के अंदर में कर देते हैं, जो कि रिमोन है। रिमोन को 1 लीटर में लगभग 1 ml डालते हैं। इस तरह से हम अभी बंधा को भी खेती कर रहे हैं और अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद करेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इसके अलावा इस समय गोभी वर्गीय फसलों को कीटों से किस तरह से बचाना है, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर पुष्पा सिंह। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा कहना है कि आप लोग जब फूलगोभी की ये करते हैं, लगाते हैं, जब आप अपने खेत में ट्रांसफर करते हैं, उस वक्त आप क्या कीजिए, अपने खेत के चारों तरफ सरसों जरूर डाल दीजिए। और सरसों एक लाइन अगर आप सरसों डालते हैं, उसके 15 दिन के बाद गोभी की रोपाई कीजिए, तो आपके खेत में कीड़े, जिसको आप लोग DBM के नाम से जानते हैं, ये लटकनुआ पिल्लू के नाम से जानते हैं, उसका आक्रमण कम होता है। और ये जो पिल्लू है आपने देखा होगा कि आपके पत्तियों पे पूरा छेद कर देता है। और जो भी गोभी में आप कीड़ा लगा हुआ देखते हैं, ये DBM ही है, ये लटकनुआ पिल्लू है। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि रोपाई से पहले ही अगर हम सरसों लगाएंगे, कोई भी सरसों की प्रजाति अगर लाइन से लगाएंगे, तो आपका पिल्लू फूल पे न लग करके आपके पत्तियों को न खा करके उस सरसों को खाएगा, और इस तरह से आपके फसल की बचत होगी। और इसके बाद मेरा आपसे ये कहना है कि जो आपके फूल गोभी बचे हुए रहते हैं, उसमें आप गोभी के रोपाई के 15 दिन बाद, 25 दिन बाद और 35 दिन बाद 3 बार आप नीम आधारित दवा का स्प्रे करें। 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, एक कट्ठा में 10 लीटर पानी,
छिड़काव कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके पौधे में DBM का आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आपको नीम आधारित दवा का स्प्रे नहीं करना है, तो इससे आपकी फूल गोभी की में कीड़े लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में जितने भी वो जो जिसको हम गंध पाश जाल कहते हैं, और उसमें आप DBM का ल्यूर लगाइएगा तो उसमें क्या आप देखिएगा कि वो जो पॉलिथीन है उसमें आपका इसकी मादा जो है वो, इसका जो नर है वो आकर के इसमें फंस जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि लगातार कीड़े का प्रकोप बढ़ रहा है तो कोई भी आप जो दवाई है, रासायनिक दवाई, उसको ले लें, जिसमें आपका आपका प्रोफेनोफॉस है 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से करके, या फिर स्पाइनोसेड है वो आपको लेना है 10 लीटर पानी में 3 ml दवा, और ये दोनों में से किसी एक दवा को लेकर अच्छी तरह से पौधे पे छिड़काव कीजिए। शाम के समय में छिड़काव कीजिए और अपने फसल की सुरक्षा कीजिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी आपको देंगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लाख के अच्छे उत्पादन हेतु लाख कीटों का शत्रु से बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। समैया लता के पौधे पर जिन किसान भाइयों ने जुलाई माह में लाख कीट को चढ़ाया था, अभी उनमें हानिकारक शत्रु कीटों का प्रकोप हो रहा है, जो कि लाख की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। तो किसान इन शत्रु कीटों की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम जिला रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। इस समय जो समसामयिक कार्य करने हैं फसल को बचाने के लिए, उससे अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, वह करना बहुत ही जरूरी है। तो हम बात करते हैं पहले कि जो समसामयिक कार्य में जो हमको बहुत ही महत्वपूर्ण करने हैं, उसमें है कि जो समैया लता पे कुसमी लाह लगा हुआ है, उस पे तरह तरह के रोग और कीट का आपतन होता है। तो किसान भाइयों को यह जानना अति आवश्यक है कि एक हरी तितली, जिसको कि वैज्ञानिक लोग क्राइसोपा कहते हैं, तो हरी तितली का प्रकोप जहाँ भी होता है, वह तितली जो लाह की पपड़ी के ऊपर है वह अंडे देती है, और उस अंडे से जो पिल्लू बनता है वह पिल्लू नुकसानदेह है, वह लाह की कीट को खाता है। तो इस प्रकार की भूरी तितली होती है, सफ़ेद या काली तितली भी होती है, लेकिन इसमें से जो हरी तितली है, जिसको क्राइसोपा कहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा लाह कीट को नुकसान पहुँचाती है। तो इससे हमको बचाव करना है। इस तितली का जो पिल्लू होता है वह शुरू की अवस्था में, जब लाह की पपड़ी पतली होती है तो सतह पर ही लाह कीट को खाता है, लेकिन जैसे ही पपड़ी मोटी हो जाती है तो यह पिल्लू उसमें छेद करके पपड़ी के अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर लाह कीट को खाता रहता है। और ऊपर से देखने में, अगर हम नज़दीक से ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे हमको छिद्र नज़र आएंगे, और छिद्र पे उसके जो मल हैं वह नज़र आएगा। लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो हमको कुछ नहीं लगता है, लेकिन दबाएंगे तो अंदर अंदर पोपला होता है, दब जाता है। इसके उपाय में जो हम जब लाह लगाते हैं, यानी कि जब हम बीहन लगाते हैं, उस समय हमको कुछ सावधानियां बरतनी है। उस समय की सावधानियों में है कि जब हम बीहन लाह का चुनाव करें, जिस बीज को हम पौधे पे लगाते हैं, चुनाव करने में कि वह अच्छी गुणवत्ता का हो, यानी कि जहाँ से हम बीज ले रहे हैं वहाँ पे कम से कम 2 बार या 3 बार दवा का छिड़काव किया गया हो। उसके बाद इस समय जो उपाय करने हैं उसमें हम 3 बार दवाओं का छिड़काव करते हैं। लगभग 21 दिन पर फूकी हटा लेते हैं। तो दवा का छिड़काव हम लोग प्रारंभ करते हैं लगभग 23 दिन से, लगभग 27 से 30 दिन पे पहला दवा का छिड़काव करते हैं। पहले दवा के छिड़काव के लिए एक कीटनाशक है इथेफेनप्रॉक्स कीटनाशक है, और फफूंदीनाशक है कार्बेंडाजिम। इन दोनों का घोल मिला करके हम दवा का छिड़काव करते हैं। तो घोल बनाने के लिए 10 लीटर पानी में, यदि हमारे किसान भाई 10 लीटर किसी बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर के घोल बना रहे हैं, तो उस 10 बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर के उसमें 20 मिलीलीटर इथेफेनप्रॉक्स और 10 लीटर पानी में 10 ग्राम
कार्बेंडाजिम पाउडर को दोनों को मिला करके अच्छी प्रकार से घोल करके हम किसी उपयुक्त स्प्रेयर, जैसे नैपसेक स्प्रेयर हो या हमारा गटूर स्प्रेयर है जिससे कि हम पेड़ों पे स्प्रे करते हैं, जैसे कुसुम पलाश बेर पे हम गटूर स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, अगर वह स्प्रेयर है तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। उस स्प्रेयर की सहायता से 27 से 30 दिन पे पहला छिड़काव करते हैं। और जो छिड़काव करते हैं पूरे पौधे पर नहीं करके, जितनी मात्रा में हमारा शिशु कीट बैठा, जितनी मात्रा में लाख की पपड़ी बनी हुई है, उस पपड़ी पे स्प्रे करते हैं। और किसान भाई हमारे देखते होंगे कि जब पपड़ी बननी शुरू होती है तो बाहर सफ़ेद होता है, तो वह मोम के कारण होता है कि जो कि लाख का कीड़ा स्रावित करता है। तो जब दवा का छिड़काव करेंगे तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हम इतना छिड़काव करें कि वह सफ़ेद रंग, वह सफ़ेद मोम वास हो जाए, वह धुल जाए। इसी प्रकार से दूसरा छिड़काव लगभग 38 से 40 दिन पे 10 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करते हैं। दूसरे छिड़काव के लिए उसमें हम इम्डाक्लोप्रिड धावा गोल्ड का लगभग 10 लीटर पानी में 7 ml और उसी प्रकार से कार्बेंडाजिम का 10 लीटर पानी में 10 ग्राम दवा का घोल बना करके 40 दिन पर दूसरा छिड़काव करते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि कभी कभी हमारे किसान भाई कुछ गलती कर जाते हैं। लाह में स्प्रे करने में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब नर कीट बाहर निकलता है, जब हम लाह की पपड़ी देखते हैं और उस पर जो पपड़ी पे नर कीट एक निश्चित समय में बाहर निकल के आता है, वह मेटिंग पर्पस से, ब्रीडिंग पर्पस से वो बाहर निकल के आता है। तो लगभग इस फसल में लगभग 40 से 60 दिन का वह समय होता है जब नर कीट बाहर निकल के आता है। तो जब नर कीट बाहर निकल के आए तो उस समय हमको किसी भी प्रकार के कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो, किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि यदि हमारा नर कीट मर जाएगा तो जो हमारी पपड़ी मोटी होती है, जिससे कि हमको अधिक उपज मिलती है, अधिक आय मिलती है, तो वह पपड़ी मोटी नहीं होगी। तो इस 40 से 60 दिन के बीच में हमको किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं करना है। इसके बाद 60 से 65 दिन पे हम तीसरा छिड़काव करते हैं। उसके लिए जो उपयुक्त कीटनाशक है रीजेंट की मात्रा 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर रीजेंट और 10 लीटर पानी में 10 ग्राम बेबिस्टिन, इन दोनों का घोल बना करके उसी प्रकार से हम तीसरा छिड़काव करते हैं। बरसात के बाद लगभग जब बरसात ख़त्म हो जाती है सितंबर के बाद, लगभग दिसंबर जनवरी में जब खेत में नमी कम होने लगती है और नमी बहुत ही ज़्यादा कम होने पे कभी कभी हमारे किसान भाई यह समस्या महसूस करते हैं कि लाह की पपड़ी ढीली होकर छोड़ के गिरने लगती है। तो इससे बचने के लिए दिसंबर और जनवरी के माह में 2 से 3 अगर हम हल्की सिंचाई कर लेते हैं तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार से पानी जल उपलब्ध है, हल्की हल्की सिंचाई करना है। अगर यह काम हम करते हैं तो हमें आशा है कि अवश्य हमारे किसान भाई सेमिया लता पे कुसुम मिला की खेती करके अच्छी उपज के साथ साथ एक अच्छी इनकम, अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। पॉली हाउस में झरबेरा की खेती बहुत से कृषक भाई करते हैं, लेकिन इससे अच्छे और अधिक फूल की प्राप्ति के लिए कुछ प्रबंधन कार्य जैसे उर्वरक प्रबंधन, पौध सुरक्षा आदि कार्यों को समय पर करना जरूरी होता है। तो आप किसान भाइयों किस तरह से इस पर अमल करेंगे, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार से। हाँ, झरबेरा के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि झरबेरा एक ऐसा फूल है जिसकी बाजार में अभी काफ़ी मांग रहती है और कटे फूल के रूप में प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इसकी 3 तरह की किस्में पाई जाती हैं, सिंगल, सेमी डबल और डबल। जो सिंगल और सेमी डबल किस्में हैं उनको तो ज़्यादातर घर की शोभा बढ़ाने के लिए क्यारियों में प्रयोग करते हैं, और जो हमारी डबल वाली किस्में हैं उनको हम कटे फूल के रूप में प्रयोग करते हैं। जो किसान भाई झरबेरा लगा रखे हैं इस समय, इसके लिए हम लोग सलाह यही देते हैं किसान भाइयों को कि एक बार रोपाई करने के बाद में अधिक से अधिक 3 साल तक अच्छी गुणवत्ता के फूल मिलते हैं। उसके बाद किसान भाई अगर अच्छा प्रबंधन करते हैं तो 1 या 2 साल तक और अच्छे फूल प्राप्त कर सकते हैं। परंतु 3 साल के बाद आपको जो झरबेरा आपने लगा रखा है उस जगह को बदलना ही पड़ेगा और पौधे भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी किस्में हैं कि इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़ासतौर से फफूंदी वाली बीमारियां और वायरस काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई ऐसी किस्मों का चयन करें जो रोग रोधी हों और कीट कम से कम लगते हों।
और वायरस से जो आने वाली बीमारियां हैं वो व्हाइट फ्लाई एक मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाई जाती है। तो अगर किसान भाइयों को उसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसमें सबसे पहले कीटनाशी का प्रयोग करें। कीटनाशी में भी जैसे मोनोक्रोटोफॉस है उसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। तना जहाँ जुड़ता है उसको क्राउन कहते हैं, उस जगह से शुरू होती हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो क्राउन वाला पोर्शन है हमारा वो हमेशा ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए। अगर वो ऊपर रहेगा तो बीमारियां कम आएंगी, अगर उसको मिट्टी के अंदर कर देंगे आप तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। इसलिए किसान भाइयों को रोपाई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पे जड़ और तना जुड़ा हुआ है उसको क्राउन वाले हिस्से को हमेशा ज़मीन से ऊपर रखें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी जमीन में समय से बोई गई विभिन्न फसलें जैसे मूंग, उड़द, मकई, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि अधिकांश फसलें पककर तैयार हो गई हैं। अतः समय रहते इनकी कटाई का कार्य करें तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का लाभ उठाते हुए खेत को तुरंत जोत दें। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इस समय तोरिया, हरी मटर, सरसों, आलू एवं असिंचित गेहूं की बुआई करें। ऊपरी जमीन में देर से बोई गई धान की फसल में इस समय गंदी बग कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः इसके नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिपास धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई इस समय असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। यदि किसान भाई तोरिया की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। सरसों की बोनी हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आलू की अनुशंसित किस्में इस प्रकार से हैं। हरे मटर हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई यह किस्में अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर आप बोनी का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में इस समय पत्ती खाने वाली इल्ली, जिसे डायमंड बैक मोथ के नाम से आप जानते हैं, उसका प्रकोप हो रहा है। इसके नियंत्रण हेतु स्पेनोसेड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के श्यामलाल महतो ने। आपने उर्वरकों की पहचान पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो जैसे कि आप जानते हैं यूरिया
यूरिया की पहचान के लिए आप अगर ये चमकदार दाने के रूप में हो, कहने का मतलब कि ये आपस में चिपका हुआ नहीं हो, दाना उसका वो चमकता दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है। अगर यूरिया में आपको पाउडर दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें मिलावट है या यह यूरिया बहुत ही पुराना है, इसमें पाउडर के रूप में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूरिया को पानी में घोलते हैं तो जो उसका घोल होता है, अगर उस घोल को आप हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि यूरिया जो है शुद्ध है और अच्छा है। इसके बाद डाई की बात आती है, डीएपी की बात आती है। इसका रंग सफ़ेद हो सकता है, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, ये नहीं चलता है। लेकिन किसान बंधु, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो डाई है वो शुद्ध है कि नहीं, तो इसका एक सिंपल तरीका है। आप डाई को सीमेंट के जो फर्श होते हैं उस पर रख करके और पैर में जूते पहन करके अगर उसको फर्श पर रगड़ेंगे तो करकराहट की आवाज़ आती है, जो इसकी शुद्धता की पहचान वो बताती है। कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है इसमें अधिकतर मिलावट की शिकायत रहती है। इसका भी सिंपल है, एमओपी को डिस्टिल वाटर में घोल देंगे। घोलने के बाद आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से घुल जाता है और पानी के ऊपर में कुछ तैरते रहते हैं, तो इसे शुद्ध माना है। अगर यह अशुद्धियाँ इसमें होगी तो ये क्या करेगा, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। जब आप देख रहे हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को डिस्टिल वाटर में घोलने पर यह जमीन मतलब ये जो तल होता है तल में बैठने लगे तो समझे कि इसमें अशुद्धियाँ है, ये अशुद्ध है। क्योंकि जो शुद्ध होगा वो पूर्ण रूप से डिस्टिल वाटर में घुल जाएगा और ऊपर में आपको इसके कुछ जो सफ़ेद कण हैं और लाल करत दिखाई देंगे, ये नीचे जाकर के बैठेगा नहीं। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि जो आपने म्यूरेट ऑफ पोटाश लिया है वह शुद्ध है कि नहीं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख, अच्छी उपज हेतु हरी मिर्च की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।